Hello student, today we are going to learn about definition of grammar and branches of grammar। तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के सबसे पहले डिफिनेशन यानी परिभाषा के पढ़ेंगे और समझेंगे कि ग्रामर का किस तरह से डिफिनेशन हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, और हम इसके बाद हम ग्रामर के ब्रांच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमें इंग्लिश ग्रामर को और भी डीपली समझने में मदद करेगी। चलिए हम ग्रामर के डिफिनेशन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर यानी ग्रामर क्या है। तो हम डिफिनेशन इंग्लिश डिफिनेशन है, इंग्लिश ग्रामर इज़ द सिस्टम। इंग्लिश ग्रामर इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल और कंसेप्ट दैट टेल अस हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। यानी इंग्लिश ग्रामर नियमों का एक ऐसा समूह है जो हम अंग्रेजी भाषा को सही ढंग से पढ़ने, सही ढंग से लिखने और बोलने का तरीका सिखाता है। यानी इंग्लिश ग्रामर एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके माध्यम से हम लेटर, शब्द, वाक और उसके नियम, लिखावट, ढंग, रूल रेगुलेशन के बारे में हर चीज़ इस ग्रामर के अंतर्गत में सीखते हैं। और इस ग्रामर के बारे में इंग्लिश का पूरा कंसेप्ट हमें बताता है कि किस तरह से कोई भी अंग्रेजी बना हुआ है, किस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हम ग्रामर के बारे में, ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर की ब्रांच यानी शाखाएं। डिफिनेशंस अगर कहा जाए तो ग्रामर की शाखाएं एक ऐसी व्याकरण की शाखाएं हैं, एक ऐसी ग्रामर की शाखाएं हैं जो व्याकरण के मुख्य भाग यानी विभाजन होते हैं। व्याकरण के मुख्य भाग या विभाजन होते हैं जो हमें भाषा को गहराई से पढ़ने और समझने में मदद करती है। ये भाषा को गहराई से पढ़ने और समझने में मदद करती है। इन इंग्लिश डिफिनेशंस, ब्रांच ऑफ ग्रामर आर द मेन पार्ट्स ऑफ डिवीजन। Branch of grammar are the main parts of division of grammar which help us to study language in detail. Okay, next, जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती है, वैसे ही ग्रामर की शाखाएं होती है। जैसे फर्स्ट में ऑर्थोग्राफी होता है, इसमें वर्णों को, लेटर के बारे में पढ़ा जाता है कि लेटर का कैसा उच्चारण, कैसे साउंड होता है। नेक्स्ट इटमोलॉजी, शब्दों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई भी शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से लिया गया है। तीसरा सेंटेक्स जो होता है, वाक के बारे में कि वाक का बनावट कैसा है, किस तरह का वाक है। नेक्स्ट, वाकों को हम लिखते समय पंक्चुएशन का यूज करते हैं, तो किस तरह का पंक्चुएशन है, कैसे करेंगे। एंड प्रोसोडी, किसी वाक का किस तरह का लय या दर्ज होगा, उसके बाद में ब्रांच ऑफ ग्रामर यानी पार्ट सब्जेक्ट इनसाइड द ग्रामर। ग्रामर के अंदर में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ग्रामर। ग्रामर के मुख्य 5 से ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट ब्रांचेस होते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकेंड इटमोलॉजी, शब्द विचार, इसमें शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा शब्द कैसे बनाया गया, कहाँ से लिया गया है। तीसरा सेंटेक्स जो है, वाक विचार, वाक के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोई भी वाक कैसे बनाते हैं और किस तरह का उसका उच्चारण होता है, किस तरह का मीनिंग होता है। फोर्थ पंक्चुएशन, कि वाक को लिखने में कौन कौन सा चिन्हों का प्रयोग करते हैं और कौन सा चिन्ह कब करते हैं। और नेक्स्ट 5 में है प्रोसोडी। प्रोसोडी में छंद विचार, किसी वाक का क्या तर्ज या लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट ब्रांच है ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, तो डील विथ ए करेक्ट स्पेलिंग एंड राइटिंग ऑफ द वर्ड। यह वर्ण विचार किसी भी शब्द के स्पेलिंग या राइटिंग ऑफ द वर्ड का साउंड के बारे में बताता है। यानी लेटर का हर एक चीज़, हर एक साउंड के बारे में कि कौन सा लेटर कैसे उच्चारण किया जाता है, इस ऑर्थोग्राफी में अध्ययन करेंगे। इस शब्दों की सही व्रतनी और लेखन से संबंधित है। जैसे सपोज एग्जाम्पल में कॉलर
जो है ब्रिटिश में COLOUR लिखा जाता है, लेकिन अमेरिकन में COLOR लिखा जाता है। नेक्स्ट है इटमोलॉजी, शब्द विचार, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड। इटमोलॉजी में शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किसी भी शब्द को कहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिन क्या है, उसका अर्थ क्या है। हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन एक ग्रीक वर्ड है। टेली मतलब होता है फार एंड फोन मतलब होता है साउंड, यानी टेलीफोन मतलब दूर की चीज़ों को हम उसे सुने समझे, उसे हम टेलीफोन कहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी एक वर्ड है जो कहीं न कहीं ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका अर्थ उसी में छिपा हुआ हिडन है। तो इटमोलॉजी इस तरह का ब्रांच होता है, इसके अंदर में बहुत सा डिफरेंट तरह के वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट तीसरा सेंटेक्स वाक्य विचार होता है। स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड अरेंजमेंट। हम किसी भी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से अरेंज करेंगे, कैसे मीनिंग निकालेंगे, तरह तरह के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का मीनिंग होगा और किस तरह का बनावट होंगे। तो वाक्य की संरचना और शब्दों को क्रम बताता है कि कौन सा वर्ड को किस तरह सिस्टमेटिकली ढंग से उसको अरेंज किए ताकि उसे अच्छा अर्थ निकले। जैसे सी इज ए रीडिंग ए बुक्स, यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड रीडिंग इज रीडिंग वर्ब है एंड ए बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है। तो एक स्ट्रक्चर से हम आया कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी से बड़ा सेंटेंस का तैयार होता है सिंटेक्स में। तो नेक्स्ट है पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार, द मार्क्स दैट क्लैरिफाई मीनिंग इन द राइटिंग। जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर में कुछ मार्क्स यानी सिंबल, कुछ नोटेशन लिखा जाता है जिससे हम उसका मीनिंग, अर्थ और भाव को समझते हैं। और हमें इस पंक्चुएशन को यूज करने से लेखन में स्पष्ट करने वाले चिन्ह जो आते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क्स हो, इन्वर्टेड कोमा हुआ, फुल स्टॉप हुआ एंड मेनी मोर पंक्चुएशन सिंबल हैं। जैसे लेट्स इट ए ग्रैंडमा वर्सेस लेट्स इट्स ए ग्रैंडमा, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। लेट्स इट्स ग्रैंडमा मतलब चलो हम ग्रैंडमा को खाते हैं। लेट्स इस ग्रैंडमा मतलब क्यों, चलो हम ग्रैंडमा से मिलते हैं। इस तरह के अर्थ होता है। दोनों का लिखावट सेम है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ चिन्ह है जो उस वाक्य को अलग करता है, स्पष्ट करता है, यानी क्लैरिफाई करता है। तो पंक्चुएशन के अंतर्गत में ढेर सारे चिन्ह पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट 5th ब्रांचेस होते हैं प्रोसोडी, छंद विचार दैट मीन्स स्टडी ऑफ साउंड के बारे में अध्ययन, रिदम ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स एंड इनोटेशन एंड स्ट्रेस इन द पोएट्री स्पीच, यानी किसी भाषा को ध्वनि क्या है, लय क्या है, स्वर और बाल घात का अध्ययन। विशेषकर कविताओं में ऐसा अध्ययन किया जाता है क्योंकि पोएटिक रिदम होते हैं। कोई भी मतलब पोएम याद करते हैं, उसका